वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस का जो मैगजीन है जुलाई मंथ का लेटेस्ट ही है, इसके आगे का भी नहीं आया अभी तक। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध था उसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे शासन व्यवस्था, ठीक है। तो शासन व्यवस्था थोड़ा सा है, इसमें ज़्यादा चैप्टर है पर कोई नहीं, पार्ट वाइज कर लेंगे या फिर देखते हैं जितना लॉन्ग वीडियो होता है। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था, तो भारतीय शासन व्यवस्था में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनरेटिव एआई और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दे। तो आखिरकार जो जनरेटिव एआई और कॉपीराइट है वो ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि ये चर्चा में आ गया था। तो चैट जीपीटी और जो जेमिनी है, जेमिनी गूगल का एआई है, जैसे जनरेटिव एआई की तेजी से बढ़ती प्रगति ने कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग को लेकर के गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी है, ठीक है। जिससे क्या हुआ है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, लोक लेखकीयता, डीप फेक और एथिकल एआई गवर्नेंस से जुड़े महत्वपूर्ण विमर्श सामने आए हैं, ठीक है। तो एआई के बढ़ते प्रभाव की वजह से जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, लेखकीयता है और डीप फेक और एथिकल एआई गवर्नेंस इससे जुड़े जो भी है चीजें निकल के बाहर आई हैं। ये विकास पारंपरिक कानूनी और नैतिक ढांचों को चुनौती देते हैं। तो यह जनरेटिव एआई का विकास है ना, यह कानूनी और नैतिक ढांचों को भी चुनौती देते हैं तथा इनके लिए त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है, तुरंत इस पे ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। तब जो कि यहाँ पे टेक्निकल टर्म 2-3 यूज हुआ है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार, लेखकीयता और डीप फेक और एथिकल एआई, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ना, एआई क्या है। तो एआई जो है वो इस शब्द की परिकल्पना सबसे पहले जॉन मैकार्थी करते हैं, और कब किए तो 1956 में किए थे। जॉन मैकार्थी 1956 में किए थे। यह व्यापक रूप से उन क्षमताओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से मशीनें ऐसे कार्य कर सकती हैं जो सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की मांग करते हैं। तो एआई ऐसे काम भी कर सकते हैं जहाँ पे मनुष्य की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, कोई अन्य जो होते हैं जीव भी नहीं कर पाते, वैसी चीजों को एआई कर दे रहा है, जैसे कि सीखना, तार्किकता और समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। तो समस्याओं का समाधान भी कर रहा है, तार्किक भी दे रहा है, मतलब तर्क भी दे रहा है एआई, और सीखने का भी कार्य कर रहा है, जो कि मनुष्य नहीं करता है सीखने का कार्य। जनरेटिव एआई जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रगति है, जो मशीनों को मूल सामग्री जैसे कि पाठ, चित्र, संगीत, कोड और वीडियो बनाने में भी सक्षम बनाता है। तो जनरेटिव एआई क्या करता है, तो जो मूल सामग्री जैसे कि पढ़ना, चित्र बनाना, संगीत, कोड और वीडियो, ये सभी में भी सक्षम बना देता है एआई को। यह बड़े डेटा सेट जैसे कि किताबें, वेबसाइट और डिजिटल आर्ट से सीखकर कार्य करते हैं, और जितने भी बुक्स हैं उनको ये पढ़ते हैं, वेबसाइटों पे जो चीजें हैं, डायरेक्शंस हैं या जो कंटेंट है उसको समझते हैं जनरेटिव एआई। इसके अलावा जो भी डिजिटली आर्ट अवेलेबल है उससे भी सीखते हैं, और सीख के उसी बेसिस पे ये रिस्पॉन्स करते हैं और कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो प्राकृतिक भाषा निर्माण के लिए चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड, ठीक है। चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड। चित्र निर्माण के लिए जो है, ये भाषा निर्माण के लिए है 3, ठीक है, चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड। वही चित्र निर्माण के लिए बात की जाए तो डाल.ई, मिड जर्नी तथा संगीत रचना के लिए आविया और एम्पर म्यूजिक, ठीक है। तो आविया और एम्पर म्यूजिक संगीत के लिए, डाल.ई और मिड जर्नी जो है चित्र निर्माण के लिए, ठीक है। एआई जनित सामग्री से संबंधित प्रमुख कॉपीराइट चुनौतियां क्या क्या हैं, तभी तो हम लोग इसका टेक्निकल टर्म समझे कि क्या क्या, मतलब कौन कौन से चुनौतियों के टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या क्या चुनौतियां हो सकते हैं, तो फर्स्ट है कि एआई द्वारा कॉपीराइटेड सामग्री की नकल करना,
एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विशाल डेटा सेट की आवश्यकता होती है, जिनमें अक्सर कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले जो पाठ हैं, चित्र हैं और संगीत हैं, ये भी शामिल होते हैं। क्योंकि उसको डेटा कहाँ से मिलेगा, तो जो भी डेटा ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल है उसको दिया जाता है ताकि वो सीख सके, जिससे कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। इससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि एआई जब मूल कृतियों के रचनात्मक तत्वों की नकल या पुनरुत्पादन करता है तो वह अनाधिकृत उपयोग की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि जब एक दूसरा ह्यूमन जो है, जो दूसरा व्यक्ति है, किसी और का आर्ट या कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट फिर एआई क्यों करेगा, तो यह एक सवाल तो बनता ही है। ठीक है, हालांकि एआई सीधे किसी रचना को हूबहू पुनरुत्पादित नहीं करता, फिर भी उसके आउटपुट जो होते हैं मूल संरचित सामग्री से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तब एआई कहाँ से लाएगा, तो वो पुराने जो भी चीजें वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं उनसे सीखता है और उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता बनाता है, जैसे संभावित जो कॉपीराइट उल्लंघन की स्थिति है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मूल जो सामग्री है वो कहीं से लिया गया होता है एआई के द्वारा। फेयर यूज और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज। ठीक है, तो क्या है ये फेयर यूज और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज? फेयर ऐसे नाम से ही पता चल रहा ना। ठीक है, क्या मतलब कि वो किसी का उल्लंघन ना हो रूल का। फेयर यूज सिद्धांत कुछ सीमित स्थितियों में कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है, जैसे अनुसंधान, शिक्षा, आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजों में कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जैसे अगर शोध करना, अनुसंधान, क्योंकि अगर यहाँ भी कॉपीराइट देखा जाए तो फिर नई नई चीजें आविष्कार नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा शिक्षा की जगत में भी उपयोग किया जा सकता है तथा आलोचनात्मक अगर टिप्पणियां करनी है उस पर भी करना है। आलोचनात्मक टिप्पणियां बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आलोचनात्मक टिप्पणियां नहीं होगा उस चीज में जो भी सुधार की संभावना है वो नहीं होगी। अमेरिका में यह 4 आधारों पर निर्भर है, जैसे कि पर्पस, प्रयोजन, नेचर, कृति की प्रकृति क्या है तथा उपयोग की गई मात्रा, अमाउंट यूज्ड, और बाजार पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका में 4 चीजें हैं। अमेरिका में वैसे भी पूंजीवाद है तो बाजार का लोग ख्याल रखते हैं। तो उपयोग की गई मात्रा, बाजार पे प्रभाव, कृति की प्रकृति और प्रयोजन, ये 4 चीजें हैं। टेक कंपनियां यह दावा करती हैं कि एआई प्रशिक्षण ट्रांसफॉर्मेटिव यूज के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए कि जो भी टेक कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, वो एआई प्रशिक्षण ट्रांसफॉर्मेटिव यूज की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह नए प्रकार की अभिव्यक्ति, अर्थ या उपयोगिता जोड़ता है। सही बात है, नई चीजों को लॉन्च करने के लिए पुरानी चीजों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव यूज में आती हैं टेक कंपनियां। इसे नॉन एक्सप्रेसिव यूज भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन एक्सप्रेसिव यूज यानी कि मूल अभिकृतियों तत्वों की प्रत्यक्ष नकल नहीं की जा सकती है, बल्कि उसके रिप्लेस करके डुप्लीकेट रेप्लिकेट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि ट्रांसफॉर्म उसको कर रहा है ना, बदल रहा है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है, और नॉन एक्सप्रेसिव यूज भी इसको कहा जाता है। बार्ज बनाम एंथ्रोपिक क्लाउड एआई। इस मामले में बार्ज बनाम एंथ्रोपिक क्लाउड एआई के मामले में एक अमेरिकी न्यायालय ने पायरेटेड किताबों पर एआई प्रशिक्षण को फेयर यूज मानते हुए इजाजत दे दी। ठीक है, जो भी कॉपीराइट किताब है उन पे एआई प्रशिक्षण को फेयर यूज मानते हुए इजाजत दे दी, लेकिन डेटा संग्रह स्टोरेज के लिए दायित्व को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये भी बोला कि ठीक है, किताबें ले जाओ, पायरेटेड जो भी है तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता है, ये फेयर यूज है। वही सिल्वर मैन बनाम मेटा। ठीक है, सिल्वर मैन बनाम मेटा के मैटर में क्या हुआ कि बाजार का नुकसान नहीं पाया गया, लेकिन न्यायालय ने रचनाकारों के मुआवजे के लिए ढांचे बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि पायरेटेड चीजें अगर उपयोग की जा रही हैं एआई के द्वारा तो इससे बाजार का कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि हाँ, लेकिन जिनका ओरिजिनल है उनको कम से कम इसका मुआवजा देने की आवश्यकता है, जो बदलते कानूनी मानकों को रेखांकित करता है। ठीक है, सिल्वरमैन बनाम मेटा। एआई रचनात्मक और कानूनी दायित्व। एआई मशीन द्वारा पूर्णतः निर्मित सामग्री, एआई जनरेटेड वर्क्स, और मानव निर्मित पर एआई सहायित सामग्री, एआई असिस्टेड वर्क्स के माध्यम से
कॉपीराइट मानदंडों को पुनर्परिभाषित कर रहा है। तो अभी जो इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून बनाने का बात भी चल रहा है, तो उसमें किस बेसिस पे बनेगा, तो जो भी काम है ना एआई से बनाया गया, तो क्या वह जो कार्य है वो मानव एआई सहायता सामग्री से बनाई गई है, जैसे कि कुछ हेल्प किया है एआई, या कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। एआई सहायता सामग्री का जो स्वामित्व है वो मनुष्यों के पास होता है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से एआई द्वारा जो निर्मित कृतियां या लेखन होती हैं और स्वामित्व से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्न भी उठाती हैं। कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में कानूनी जिम्मेदारी डेवलपर, उपयोगकर्ता या प्लेटफॉर्म में से किसकी होगी? दूसरी बात है जो डेवलप किया उसकी होगी, प्लेटफॉर्म की होगी, या उपयोगकर्ता की होगी, या किसकी होगी, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसको ध्यान में रख करके कानून बनाया जाए। भारत में एआई सामग्री की कानूनी स्थिति क्या है? ठीक है, भारत में एआई की जो है ना कानूनी स्थिति क्या है? तो भारत में एआई जनित सामग्री की कानूनी स्थिति, एआई जनित सामग्री के लिए कानूनी बाधाएं, सबसे पहले तो है कि जो भी बाधाएं हैं क्या है, तो भारतीय कानून वर्तमान में गैर मानवीय लेखन को मान्यता नहीं देता। तो भारतीय कानून कहता है कि नहीं, अभी मानव के अलावा कोई और लेखन नहीं कर सकता। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 जो आया था उसमें एआई और उसके डेवलपर्स को छोड़कर केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही लेखन का अधिकार होता है। परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मानवीय योगदान के बिना एआई जनित कार्य संरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त ये एआई प्रशिक्षण जो हेतु कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है तथा इसके लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं किया है कि क्या एआई बनाने के लिए सभी कॉपीराइट चीजें उसके ट्रेनिंग के समय दिया जा सकता है या नहीं। वहीं धारा जो 52 है यह अनुसंधान के लिए कुछ उपयोगों की अनुमति देता है, लेकिन एआई प्रशिक्षण हेतु इसकी प्रयोज्यता का परीक्षण भारतीय न्यायालयों में नहीं किया गया है। तो कुछ उपयोग की अनुमति तो दिया हुआ है धारा 52 के तहत अनुसंधान के कार्य के लिए, रिसर्च के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन एआई प्रशिक्षण हेतु इसकी प्रयोज्यता का परीक्षण भारतीय न्यायालय में अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि अभी नई नई चीजें हैं तो समझने में टाइम लगेगा, पर हाँ आने वाले समय में इसके लिए जरूर ही कानून बनेगा और आवश्यकता भी है। एआई सहायता प्राप्त कार्यों के लिए संरक्षण, जब कोई मानव रचनात्मक उपकरण के रूप में एआई का उपयोग करता है तो उत्पन्न सामग्री सुरक्षित हो सकती है और ऐसे मामलों में लेखकत्व मानव के पास होती है, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक कार्य जो डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई का उपयोग करके अगर कोई ह्यूमन बना रहा है, अपना नया क्रिएटिव चीजें कर रहा है, तो वो पूरी तरह से कॉपीराइटेड है या फिर वो इलीगल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन का खुद का सहयोग होता है एआई, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे कि हम पुराने कार्यों को लोग डिजिटली कर रहे हैं, आसान तरीके से कर रहे हैं, तो इसका तो ये नहीं कि उस पर कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत उचित उपयोग प्रावधान क्या क्या बनाए गए हैं? 1957 की धारा 52 उल्लंघन के अपवादों को रेखांकित करती है, ठीक है। 1957 की धारा जो 52 है वो उल्लंघन के अपवादों को रेखांकित करती है, जिनमें शामिल है निजी या व्यक्तिगत उपयोग। इसमें क्या होता है, तो व्यक्तिगत उपयोग में लोग क्या करेंगे, अपना अनुसंधान करेंगे, शिक्षा इसमें शामिल है, ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं और शिक्षा। इसके अलावा किसी भी कार्य की आलोचना भी की जा सकती है या समीक्षा भी किया जा सकता है कि कोई कार्य ठीक हुआ नहीं। वर्तमान घटनाओं या सार्वजनिक व्याख्यानों की रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है वो प्रावधान है कि किस तरीके से इसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है एआई का। तो व्यक्तिगत उपयोग किया जा सकता है, वर्तमान घटना या सार्वजनिक व्याख्यानों की रिपोर्टिंग के लिए हो सकता है, कोई भी कार्य की आलोचना या समीक्षा करने के लिए उपयोग हो सकता है। इसके अलावा न्यायिक कार्यवाही के लिए पुनरुत्पादन, ठीक है, न्यायिक कार्यवाही के लिए पुनरुत्पादन, डिजिटल प्रसारण या लिंकिंग के दौरान अस्थायी या आकस्मिक संग्रहण के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये अपवाद निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो अमेरिका के निष्पक्ष उपयोग सिद्धांत के समान है, ठीक है। तो ये निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका के निष्पक्ष उपयोग के सिद्धांत के समान है।
तो वही कह रहा है कि कॉपीराइट सामग्री के उपयोग के संबंध में न्यायिक व्याख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इस पे मतलब कंप्लेन भी किया, तो जिनमें थे शिविक चंद्रन बनाम अम्मिनी अम्मा, ठीक है, 1996। तो कॉपीराइट को लेकर के शिविक चंद्रन बनाम अम्मिनी अम्मा 1996, इसमें केरल उच्च न्यायालय ने यह माना कि पैरोडी उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पैरोडी उल्लंघन ये नहीं है, और इसके लिए 3 कारक परीक्षण स्थापित भी किया गया, जिनमें प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गैस में कितनी मात्रा में उस सामग्री पुराने जो कंटेंट है उसका उपयोग किया गया है, इसके अलावा इसके उपयोग का उद्देश्य क्या है, बाजार में प्रतिस्पर्धा की संभावना क्या है, ठीक है। तो सही बात है, कितनी मात्रा उपयोग किया है, उसका उद्देश्य क्या है, और फिर इसका मार्केट में जो है वो वैल्यू क्या, इस आधार पे कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है। ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डेबी मोदक 2008, ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डेबी मोदक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असंशोधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक डोमेन में आते हैं और उन पे कॉपीराइट लागू नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक डोमेन में आता है उन सभी चीजों पे कॉपीराइट लागू नहीं होता है, लेकिन प्रकाशकों द्वारा किए गए संपादकीय संशोधन जो हैं वो कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, यदि वे कौशल और निर्णय के माध्यम से मौलिकता प्रदर्शन करते हैं। तो इस केस में, इस स्थिति में जो है वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएंगे। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे चैट जीपीटी, तो ये पब्लिक डोमेन में है तो इस पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो कौशल निर्णय के माध्यम से मौलिकता प्रदर्शित करेगा उस केस में यह कॉपीराइट माना जाएगा। न्यायालय ने स्वीट ऑफ द ब्रो के सिद्धांत को खारिज कर दिया और कौशल और निर्णय परीक्षण को अपनाया, जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत मौलिकता की सीमा पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या को चिन्हित करता है। इंडिया टीवी बनाम यश राज फिल्म 2012, इसमें कहा गया कि दिल्ली जो उच्च न्यायालय है ना, इस मामले में विशेष रूप से कॉपीराइट अधिनियम 2012 के बाद सिनेमाटोग्राफिक और संगीत कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार का विस्तार दिया, जिसमें विकलांगों की पहुंच और गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग हेतु अपवाद भी शामिल किया था। वहीं DU फोटोकॉपी केस ऑक्सफोर्ड बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज 2016 में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि शैक्षणिक उपयोग के लिए पुस्तक अंशों की फोटोकॉपी करना उचित है, ठीक है। तो अगर शैक्षणिक उपयोग है तो अब उसमें भी लोग नहीं उपयोग करेंगे फोटोकॉपी का, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा विकास हो ही नहीं पाएगा, तथा ज्ञान तक पहुंच और सार्वजनिक हित अगर शामिल हो तो उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उस केस में जो है वो कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। तुलनात्मक एवं विकासशील रूपरेखाएं, तो भारतीय न्यायालय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 के अंतर्गत उचित व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अमेरिकी उचित उपयोग कारकों पे तेजी से निर्भर हो रहे हैं, जिसमें उपयोग का उद्देश्य है चरित्र, कॉपीराइट किए गए कार्य की प्रकृति, मात्रा तथा सारभूतता, बाजार प्रभाव तथा परिवर्तनकारी स्वभाव इत्यादि शामिल हैं। हालांकि भारत में महत्वपूर्ण अंश की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ठीक है। भारत में महत्वपूर्ण अंश की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिसमें न्यायिक विवेकाधिकार के आधार पर प्रत्येक मामले में निष्पक्ष उपयोग का निर्धारण किया जाता है। हालांकि भारत में जो है ना वो महत्वपूर्ण अंश की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे न्यायिक विवेकाधिकार के आधार पर प्रत्येक मामले में निष्पक्ष उपयोग का निर्धारण किया जाता है। एक TRIPS अनुपालन राष्ट्र के रूप में भारत TRIPS समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुरूप बनने का प्रयास करता है, जो यह अनिवार्य करता है कि कॉपीराइट से संबंधित अपवाद ऐसे न हो जो किसी कृति के सामान्य व्यावसायिक उपयोग में बाधा डाल सके या अधिकार धारक के हितों को अनुचित रूप से प्रभावित करें, ठीक है। तो TRIPS के अनुसार कहता है कि अनुच्छेद 13 के अनुरूप बनने का यह प्रयास करता है और यह अनिवार्य करता है कि कोई भी कॉपीराइट से संबंधित अपवाद नहीं हो जो
सामान्य व्यवसायिक उपयोग में बाधा। कुल मिला जुला के ना इतना पढ़ने के बाद यही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीजें एक एक करके केस दिखा रहा है कि अगर वो मूल भावना जैसे कि उसका उद्देश्य अच्छा हो, अनुसंधान के लिए हो, ज्ञान के लिए हो या फिर कोई नई रचना करने के लिए उपयोग किया जाए तो वो कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। कैसे तो मानव जाति का जो विकास है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज में अगर इसका अनुचित रूप से प्रभावित करा उस केस में इसको कॉपीराइट माना जाएगा। नीतिगत विकास। तो वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 2025 समिति भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की समीक्षा कर रही है ताकि डिजिटल और एआई से संबंधित खामियों को दूर किया जा सके। तभी 1957 में जो अधिनियम बना था उसके लिए 2025 में नया संशोधन लाने का बात किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? तो वाणिज्य मंत्रालय। एआई जनित सामग्री के लिए वैश्विक तुलनात्मक दृष्टिकोण। तो अमेरिका क्या इस बारे में उसका क्या राय है, क्या स्टेटमेंट है? तो कॉपीराइट केवल अमेरिका के अकॉर्डिंग कॉपीराइट केवल तभी दिया जाता है जब उसमें पर्याप्त मानवीय रचनात्मक हो। ठीक है, तो उसमें मानवीय रचनात्मक ज्यादा हो तभी दिया जाएगा। थेलर बनाम पर्ल मटर 2023 के केस में। वहीं केवल एआई द्वारा बनाई गई कृतियां कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो सिर्फ एआई द्वारा निर्मित हैं तो वो कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगे, बल्कि उसमें मानवीय रचना भी शामिल होना चाहिए। वहीं यूरोपीय संघ क्या कहता है कि एआई अधिनियम 2024 में प्रशिक्षण डेटा की पारदर्शिता को अनिवार्य किया गया है कि जो भी एआई को ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसके पारदर्शी बनाया जाए कि किस तरीके से किन के कंटेंट का उपयोग करके इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एआई निर्गत कृतियों के लिए एक विशिष्ट अधिकार पे चर्चा जारी है। हालांकि वर्ष 2019 का कॉपीराइट निर्देश इस विषय पर सीधे प्रावधान नहीं करता है। अब नेक्स्ट है चीन बीजिंग इंटरनेट कोर्ट। तो चीन बीजिंग इंटरनेट कोर्ट ने मुख्य भूमि चीन में पहली बार ऐसा निर्णय दिया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि एआई सॉफ्टवेयर जो है स्टेबल डिफ्यूजन की सहायता से बनाई गई एक तस्वीर को कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित कलाकृति माना जा सकता है। तो बीजिंग इंटरनेट कोर्ट का कहना है कि जो भी एआई सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल डिफ्यूजन की सहायता से अगर बनाई गई है तो ऐसी तस्वीर को जो है वो सुरक्षित कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क पर जोर दिया कि एआई उपकरणों के उपयोग के बावजूद उस संरचना में मौलिकता और मानव सर्जक बौद्धिक योगदान मौजूद है। ठीक, बहुत भारी है ना, लंबा चौड़ा। वहीं इंग्लैंड का कहना है कि कॉपीराइट डिजाइन और पेटेंट अधिनियम 1988 की धारा जो भी है 93 के अंतर्गत कंप्यूटर जनित जो कृतियां हैं इनके लिए मानव लेखक के बिना भी कॉपीराइट की अनुमति नहीं देती है, कॉपीराइट की अनुमति देती है और ऐसे मामलों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने वाले व्यक्ति को लेखक माना जाता है। हालांकि ऐसी कृतियों को नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यह प्रावधान कानूनी अस्पष्टताओं तक सीमित न्यायिक व्याख्या के कारण शायद ही कभी लागू किया जाता है। तो ब्रिटेन का ये कहना है कि ठीक है, अब कोई नया डिजाइन बना, नया कृति बना, चाहे वो कहीं से कलेक्ट करके लाया तो उसको कॉपीराइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कलेक्ट करके लाना और एक जगह वो करना वो भी अपने आप में काबिल तारीफ होती है। वैसे भी कुछ चीजों को संग्रह करने के लिए बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी मिल चुका है अभी तक तो और इसके लिए कानून बना बहुत मुश्किल है। वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका पहला देश बना जिसने एक मशीन जनित कृति को पेटेंट प्रदान किया और कहा कि एआई प्रणाली जो है डेबेस जो है इसको फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित एक फूड कंटेनर डिजाइन के आविष्कार के रूप में मान्यता दिया। तो दक्षिण अफ्रीका पहला बार है जिसने कहा कि एआई अगर कोई चीजें बना देता है, नई चीजें, तो उसको पेटेंट मतलब दे दिया कि नहीं ठीक है और कोई नहीं बना सकता, उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और फ्रैक्टल ज्यामिति आधारित यह फूड कंटेनर डिजाइन के आविष्कार के रूप में इसको मान्यता दे दिया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब आगे की राह, आगे क्या क्या हो सकता है और चीजें। तो विधिक अध्ययन और न्याय संगत उपयोग का आकलन, इसको मतलब सबसे पहले कुछ भी कानून पारित करने से पहले तो आकलन ही किया जाता है। तो इसका
तो एआई से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रशिक्षण डेटा के उपयोग और एल्गोरिदम पुनरुत्पादन से निपटने के लिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 को एआई विशेष प्रावधानों के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। तो भारत का जो कानून है एआई से संबंधित 1957 में आया था, उसको भी अपडेट करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो न्यायालय है वो न्याय संगत उपयोग के मूल्यांकन के लिए एक संरक्षित दृष्टिकोण भी अपना सकता है, जैसे कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा सिविक चंद्रन बनाम सी अमिनियम्मा 1996 में कहा गया कि 4 कारक 4 फैक्टर टेस्ट को लागू करना पड़ेगा, जिससे भारत की रूपरेखा अमेरिका के न्याय संगत उपयोग मानकों के और अधिक निकट आ सके। तो अमेरिका का क्या कहता है कि न्याय संगत उपयोग हो, लेकिन कैसी हो, तो न्याय संगत हो। तो इसीलिए केरल ने भी कहा यही बात है। डेटा शासन और अनुपालन, ठीक है, तीसरा पॉइंट है डेटा शासन और अनुपालन। तो और देखिए अभी 2 को हम लोग क्या क्या पढ़े कि विधिक जो न्याय संगत उपयोग का आकलन पढ़ लिया, केरल का जो भी था चर्चा अम्मा बनाम, ठीक है, चंद्रन सिविक चंद्रन बनाम अम्मिनी अम्मा। अब डेटा को किस तरह से अनुपालन किया जाए, तो डेटा उपयोग की स्पष्ट नीतियां बनाना आवश्यक है, जिसमें निगरानी तंत्र ऑडिट रोल्स और एआई कंपनियों में अनिवार्य अनुपालन अधिकारी शामिल नहीं, ताकि कॉपीराइट मानकों तथा नैतिक डेटा प्रबंधन का पालन सुनिश्चित किया जा सके। तो कहने का अर्थ ये है कि कॉपीराइट मानकों और नैतिक डेटा प्रबंधन का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा संतुलित नवाचार अधिकार संरक्षण, तो नवाचार और कॉपीराइट सुरक्षा के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक बहु हितधारक नियामक ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक लाइसेंसिंग मॉडल को माध्यम सक्षम बनाना चाहिए और इसके अलावा सामग्री निर्माताओं को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानक निर्धारण, तो भारत को एआई के लिए समन्वित कॉपीराइट नियमों को आकार देने और जनरेटिव तकनीकों के लिए वैश्विक नैतिक एवं कानूनी मानकों के निर्माण में योगदान देने हेतु वीपो WIPO जैसे वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेने भी चाहिए। अब इसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कॉपीराइट कानूनों के संबंध में जनरेटिव जो एआई है इसके द्वारा उत्पन्न प्रमुख कानूनी और नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त नियामक उपाय सुझाइए। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र। चूंकि अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए भी, चर्चा में क्यों रहा। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ठीक है 67 के एक के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंपा था। इन्होंने 17 के तहत ठीक है भारत के इतिहास में बीबी गिरी और आर वेंकट रमन के बाद अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? जगदीप धनखड़। तो वही है कि बीबी गिरी और आर वेंकट रमन, ये दोनों लोगों ने बीबी गिरी और आर वेंकट रमन के बाद अपना कार्यकाल से पहले ही पद छोड़ने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति ये बन गए हैं। तो बीबी गिरी और आर वेंकट रमन और जगदीप धनखड़। ठीक है, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन और जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यदि भारत की उपराष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य में त्याग पत्र दे देते हैं तो इस संविधान में इसके क्या प्रावधान है और उसकी क्या प्रोसेस है। तो त्याग पत्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के एक के अनुसार इन्होंने उपराष्ट्रपति ने अपना जो हस्ताक्षरित पत्र है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र प्रस्तुत करते ही प्रभावी यह हो जाता है। चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के प्रधान सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, इसलिए उनके त्याग पत्र से संसद में नेतृत्व का एक अस्थायी अंतराल उत्पन्न हो जाता है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं न, सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता वही करेंगे। रिक्त पद की पूर्ति हेतु चुनाव भी अब कराया जाएगा। इनके
पद की पूर्ति हेतु चुनाव सामान्यतः निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में अगला चुनाव 60 दिनों के भीतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कभी 60 दिनों के भीतर संपन्न किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति पद की तरह जो है ये 6 महीना के भीतर चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो अपना समय जब उनका खत्म होता है तो 2 महीने के अंदर ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब वो अपना पहले ही त्याग पत्र दे देते हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के मामले में कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय की गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में क्या होती है कि कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं होती है, ठीक है। यह केवल अपेक्षित है कि चुनाव जितना शीघ्र हो सके कराया जाए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेकिन यदि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति पद की तरह उपराष्ट्रपति के मामले में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अर्थात कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे तो 6 महीना के अंतर जो है अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे तो कोई फिक्स सीमा नहीं होती है। लेकिन हाँ, कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी हो सके इनका इलेक्शन करा दिया जाए। यह चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत कराया जाता है। तो भारत का निर्वाचन जो है वो आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन आयोग कब बना था तो 1952 उसके तहत कराया जाता है। परंपरागत रूप से संसद के किसी भी एक सदन के महासचिव को क्रमबद्ध तरीके से निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग नियुक्त किया जाता है। तो कोई भी अगर जो महासचिव होते हैं ना सदन के, किसी भी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, तो उनको ही निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो जो नया उपराष्ट्रपति बनेंगे तो उनका कार्यकाल क्या होगा तो वो पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, चाहे वो पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में कितना भी समय शेष क्यों न रहा हो। तो नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा उपराष्ट्रपति को पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, चाहे जो पुराने वाले उपराष्ट्रपति थे वो 3 साल 2 साल ही बचा हो उनका समय, लेकिन शेष समय नहीं होता है बल्कि उनको पूरा का पूरा 5 साल मिलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के तहत, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है आर्टिकल 63 के तहत। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 63 से 71 किससे संबंधित है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। चुनाव एवं पात्रता क्या होनी चाहिए तो निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के सांसदों द्वारा निर्वाचित, लेकिन राज्य विधायक इसमें भाग नहीं लेंगे। यह आर्टिकल 66 के तहत है। वहीं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें राज्य के भी दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और सिर्फ उसमें निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के इसमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ संसद के हैं दोनों सदन होते हैं और वो भी जितने मेंबर हैं सभी के सभी आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 63 में था कि उपराष्ट्रपति होगा और 66 में है कि वो भाग जो है वो लेंगे उनके निर्वाचन में। मतदान प्रक्रिया कैसी होती है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत जो है ना इसके माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा एक रिटर्निंग ऑफिसर आमतौर पर किसी भी सदन का महासचिव होते हैं इसकी देखरेख में आयोजित की जाती है। उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता मानदंड क्या होगा तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए और संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संसद का भी या राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यता उनके पास होनी चाहिए किसके बराबर तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बराबर शपथ। तो उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद
69, ठीक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति शपथ 69 के तहत करते हैं, जो कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ में वह संविधान की रक्षा करने और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो संविधान की रक्षा भी करते हैं और अपने कर्तव्यों को अच्छे से जो भी है निर्वाहित भी करते हैं। कौन? तो उपराष्ट्रपति। इनका शपथ है 69 में, पद है 63 में, चुनाव निर्वाचन होती है 66 में, ठीक है। कार्यकाल, इस्तीफा और रिक्ति। कार्यकाल की अवधि क्या है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है लगभग 5 साल का, लगभग नहीं, कंप्लीटली 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 67। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 के तहत, निर्वाचन 66 के तहत, लेकिन उत्तराधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तक भी पद पे बने रह सकते हैं। लेकिन चूंकि उनके नए उत्तराधिकारी 60 दिन के अंदर चुनाव होता है ना, तो वो तब तक पद पे बने रह सकते हैं। इस्तीफा, उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 67 के ई के तहत, क्योंकि 67 में ही कार्यकाल है और कार्यकाल के बीच में ही जा रहे हैं, तो 67 का ई के तहत ये इस्तीफा दे सकते हैं। रिक्ति, कार्यकाल पूरा होने, इस्तीफा, मृत्यु, अयोग्यता या हटाए जाने पे पद रिक्त होता है, ठीक है। तो बहुत देखिए, या तो कार्यकाल पूरा हो गया, इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई, अयोग्य ठहरा दिए गए, तो सभी केस में क्या होती है कि इनकी पद जो है रिक्त हो जाती है। ऐसे स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो 68 के तहत। वैसे तो है अच्छा निर्वाचन, लेकिन जब अचानक से कोई चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से इनका पद खाली हो जाता है, तो चुनाव होता है जो है वो 68 के तहत, ठीक है। 68 के तहत होता है इलेक्शन। तो ये भी हो गया ना। नेक्स्ट, मुख्य भूमिकाएं। राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यसभा का जो है प्रदेश सभापति भी होते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। उपराष्ट्रपति ही होता है। तो किस आर्टिकल कहते हैं? 64। तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, 64 में ये प्रदेश सभापति होंगे, लेकिन केवल बराबरी की स्थिति में ही ये निर्णायक मत देंगे। वहीं आर्टिकल 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो है वो मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या अन्य किसी कारणवश रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर नहीं हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस केस में जो क्या होगा, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो वो तब तक कार्य करेगा जब नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। यदि राष्ट्रपति बीमार हो जाता है या अनुपस्थित रहता है, उस केस में भी उपराष्ट्रपति उनके स्थान पे पूर्ण अधिकारों और सुविधाओं के साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसे प्रभावी बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो जो कुल सदस्य संख्या है ना, उनका 50%, ठीक है। रिक्त 50% से अधिक, तो ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। 50% लोग से ज्यादा जो है वो पारित होगा, तो उसके बाद फिर लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा एक पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है और उसको ही प्रभावी बहुमत कहेंगे, जिसमें 50% से अधिक जो होती है उस पर बहुमत होनी चाहिए। इसके अलावा फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा भी साधारण बहुमत से पास करेगा तब जाके। इस प्रस्ताव को लाने से लेकर 14 दिन पहले लिखित सूचना भी देना होता है उपराष्ट्रपति को, जिसमें हटाने का उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से लिखा हो कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है? देखिए, ये क्वेश्चन भी आई है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के जो उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है? तो सत्र की अध्यक्षता करना। सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा में कार्यवाही संचालित करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और सदन में
अनुशासन एवं शिष्टाचार सुनिश्चित करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही और संचालन के नियम जो है 256 के तहत यदि किसी सदस्य का आचरण अत्यंत अव्यवस्थित हो या वह सभापति के अधिकार की अवहेलना करता हो तो ऐसी स्थिति में सभापति उस सदस्य को शेष सत्र के लिए निलंबित भी कर सकता है। तो इतने सारे उपराष्ट्रपति को राइट दिए गए हैं कि वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, वहां पे शिष्टाचार भी नियंत्रित कर सकते हैं और किसी सदस्य को वहां पे निलंबित भी किया जा सकता है इनके द्वारा बाकी समय के लिए। किस आर्टिकल के तहत? तो किस नियम के तहत? 256। ठीक है, नियम 256 के तहत सभापति सत्र के दौरान उठाए गए प्रक्रियात्मक मुद्दों की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, प्रक्रियात्मक मुद्दों की व्याख्या भी किया जाता है इनके द्वारा। इसके अलावा सभापति हो गया निष्पक्षता और व्यवस्था बनाए रखना, और ये भी मैटर करता है कि वो निष्पक्ष हो बाकी सभी, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। तो निष्पक्षता और व्यवस्था भी बनाए रखना चाहिए। सदन के गैर सदस्य जो हैं उनके कारण सभापति से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष बने रहें और स्वतंत्र और न्याय संगत बहसों की अनुमति दें। जो उपराष्ट्रपति हैं वो समान भागीदारी और संसदीय मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं। निर्णायक मत जो है इन्हीं का होता है। यद्यपि सभापति प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 100। ठीक है, 100 के तहत उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। समितियों को संदर्भित करना। सभापति जो होते हैं वो विधेयकों, प्रस्तावों और संकल्पों से को विस्तृत विचार के लिए संसदीय समितियों को संदर्भित करके एक प्रशासनिक भूमिका भी निभाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की तुलना में सीमाएं। सभापति संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। सभापति किसी विधेयक को धन विधेयक केवल लोकसभा अध्यक्ष ही ऐसा कर सकते हैं, इसके रूप में प्रमाणित नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभापति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता, इसको ये राइट नहीं है, क्योंकि ये तो लोकसभा अध्यक्ष के करते हैं स्पीकर, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं करते। ये इनकी सीमाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो वह अस्थायी रूप से सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देता है। उसके बाद उपसभापति जो होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया। भारत के उपराष्ट्रपति बनाम अमेरिका के उपराष्ट्रपति, क्या डिफरेंस है? तो अगर अध्यक्षता की भूमिका की बात की जाए तो भारत जो है वो उच्च सदन के सभापति हैं, जबकि अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। मतदान के बारे में बात किया जाए तो राज्यसभा में केवल मत विभाजन टाई की स्थिति में मत दे सकते हैं, लेकिन सीनेट में बराबरी की स्थिति केवल सीनेट में बराबरी की स्थिति में ही मत दिया जा सकता है। ये भी सही है, दोनों का दोनों सेम है बिल्कुल। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पे उत्तराधिकारी तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं अधिकतम 6 महीने तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति नियुक्त होकर नहीं आ जाते। लेकिन उपराष्ट्र यहाँ पे जो अमेरिका है वहां पे शेष कार्यकाल के लिए पूर्ण राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो अगर यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका किसी भी कारणवश से पद रिक्त होता है तो जो समय बचा हुआ, जैसे 3 साल में ही वो चले गए, कोई किसी भी कारण से इस्तीफा दे दिए, बीमार हो गए, कुछ भी, तो जो उपराष्ट्रपति है ना, जो बचा खुचा समय है उसके लिए कंप्लीट वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, चुनाव होता है। कार्यकारी भूमिका तो अधिकतर औपचारिक भूमिका निभाते हैं, केवल आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका का सीनेट में ऐसा नहीं है। कार्यकारी शाखा का एक हिस्सा अक्सर सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, सक्रिय भूमिका।
भारत के उपराष्ट्रपति। हम लोग भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़िए, अब उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन देख लेते हैं। तो उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इस पद को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया था। संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 63 से लेकर के 71 के बीच में, ठीक है, 63 से 71। निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है कि निर्वाचक मंडल द्वारा होती है, और निर्वाचक मंडल जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य बनते हैं। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधायिकाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के विपरीत होता है। उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव आयोजित कराने की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित है, आर्टिकल 324 के तहत। योग्यता, तो भारत का नागरिक जो है न्यूनतम आयु इसको होना चाहिए 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा प्रथम तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, अभी तो जगदीप धनखड़ हैं, और इस्तीफा दे दिए 67A के तहत, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों सभी तत्कालीन की प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा के सदस्यों की सहमति के आधार पर इनको हटाया भी जा सकता है साधारण बहुमत से। तो लोकसभा में साधारण बहुमत से, परंतु राज्यसभा में 50% से ऊपर लोग सहमति देंगे तभी। इसे हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत होता है। संविधान में इसे पद से हटाने के संबंध में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। शक्तियां क्या क्या हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। शक्तियां, कार्यकाल जो है उनका लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होता है। इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। यह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल को शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य नहीं करता, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा उपराष्ट्रपति, तो उस केस में क्या होगा कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए तो वो हुआ तो राष्ट्रपति ही, चाहे कहीं से आया हो, तो वो ऐसा नहीं है कि इसका कार्य करेगा राज्यसभा का, ठीक है। अब इसे मेंस का प्रश्न क्या आ सकता है? तो देखिए यहाँ पे मेंस का प्रश्न आ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद प्रायः औपचारिक माना जाता है, फिर भी यह संसदीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको चर्चा करना है, ठीक है। तो अब 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए ना इस वीडियो में। ऐसे हम लोग 2-3 हर मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैगजीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।